Hello everyone, you all are welcome with your favorite channel मैथ्स आसान है with your favorite राजीव सर। तो चलिए बच्चों, आज हमारे पास लेक्चर 3 स्टार्ट हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। और लास्ट टाइम मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, बहुत ही सिंपल वाले होमवर्क क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम होमवर्क क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे वो बढ़ता जा रहा है। और काफ़ी बच्चे जो हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों को डाउट भी आया होगा इन क्वेश्चंस में कि सर ने जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं, काफ़ी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में डाला है कि सर इसके ये आंसर्स हैं, बट स्टिल आई नो कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लिटिल बिट डाउट इन द क्वेश्चन नंबर 1 स्पेशली। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट करते हैं इसको, बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो पावर्स हैं, जो पावर्स आप देख रहे हैं वो किस फॉर्म में है? इवन नंबर्स के फॉर्म में है। किस फॉर्म में दी हुई है? हमें यहाँ पे पावर्स इवन नंबर्स की फॉर्म में दी हुई है। तो यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, देखो हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 टिल आई की पावर 2n। पहला क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर। ठीक, जब हमारे पास कॉन्जुगेटिव पावर्स होती हैं, कॉन्जुगेटिव पावर्स, तो हमारे पास पता है कि 4 पावर्स का सेट बनाते जाओ, वैल्यू 0 होती चली जाएगी। बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं बन रहा, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पावर 2n है, जो ये पावर यहाँ पे 2n है, ये 2 इंटू n जो नंबर होगा, n सिर्फ यदि मैं n की बात करता हूँ, सिर्फ n की बात करें हम, तो n नंबर ऑड होगा या इवन होगा वो भी मुझे नहीं पता। मीन्स जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो 1 है इसको आप ट्रीट कर सकते हो, दिस इज आयोटा रेज टू द पावर 0, आयोटा पावर 0 बोल सकते हो आप। तो ये है 2 इंटू 0, ये है 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। मतलब जो 2 के साथ इंटू में नंबर आ रहा है ना, वो पहले इवन है 2 इंटू 0, फिर 2 इंटू 1 ऑड है, फिर 2 इंटू 2 इवन, फिर 2 इंटू 3 ऑड, फिर 2 इंटू 4 आएगा इवन, फिर 2 इंटू 5 ऑड। इस तरह से ये चल रहा है, इस तरह से ये पैटर्न में चल रहा है। ओके, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं वैल्यू निकालना। 1 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। बहुत बढ़िया, -1। फिर आयोटा की पावर 4 1, आयोटा की पावर 6, 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 2, तो आयोटा स्क्वायर इज अगेन -1। ठीक है, फिर आयोटा की पावर 8 मतलब 1, फिर आयोटा की पावर 10 -1। तो इस तरह से आप पेयरिंग कर सकते हो, पेयरिंग कर सकते हो। इसकी एक पेयर बना दिया मैंने, इसको एक पेयर बना दिया, सिमिलरली फिर मैंने इसका एक पेयर बनाया, फिर सिमिलरली नेक्स्ट 2 टर्म्स जो होंगे उनका एक पेयर बनाया। इस तरह से मैं चलता रहा। ठीक है, अब ये देखो कि जो पेयर है ना आपका, वो कहाँ पे टर्म, वो पेयर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब वो पेयर देखो, ये जो पेयर है वो 2 इंटू 1 पे ख़त्म हो रहा है, पावर में देखो 2 इंटू 1। फिर यहाँ पे पावर में देखो 2 इंटू 3 पे ख़त्म हुआ। फिर पावर में नेक्स्ट में देखोगे आप 8 और 10, इसका मतलब पावर 5 पे ख़त्म हुआ, 2 इंटू 5 मतलब 5 पे ख़त्म हुआ। तो जब मेरा ये जो n ऑड होगा, जब ये मेरा n ऑड होगा, जैसे कि मान लो 2 इंटू 19 फॉर एग्जाम्पल, 2 इंटू 19 मतलब 38 पावर पे जाके ख़त्म होता है, सपोज मैं ऐसा मान रहा हूँ। तो फिर आप बोलोगे कि लास्ट में जो पेयर बनेगा, लास्ट वाला जो पेयर, यदि ये पावर ऑड हुई, n ऑड हुआ यदि, तो ये 2 इंटू 19 होगा टाइप। ठीक है, तो आपका जो पेयर है वो कंप्लीट पेयर की फॉर्म में बन जाएगा, पूरा एक कंप्लीट पेयर। कब जब n ऑड होगा, इफ n इज ऑड। बट यदि n इवन हो जाए, n सिर्फ n इवन हो जाए मीन्स जैसे कि ये वाली पावर देखो आप, 2 इंटू 2, तो जो n है वो 2 है। यदि वहाँ पे मान लो कि 8 वाला होता, आयोटा की पावर 8 पे जाके ख़त्म हो जाता है, ये आयोटा की पावर 8 पे जाके ख़त्म हो जाता, तो मैं क्या बोलता कि 2 इंटू 4, पावर में 2 इंटू 4 है, वहाँ पे ख़त्म हुआ। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये वाली पेयरिंग तो हो जाएगी, ये वाला छूट जाएगा अकेला, इसके बाद कुछ होगा नहीं ना। फिर यदि मान लो कि पावर 8 पे ख़त्म होती तो ये वाला पेयर बन जाता, आयोटा की पावर 8 अकेली रह जाती। इसी तरह से सोच के देखो कि यदि ये पावर में सपोज करो लास्ट वाली जो पावर है वो 40 होती, तो 2 इंटू 20 होता,
तो वहाँ पे जो 38 तक पावर होती है इससे पहले वाली, वहाँ तक तो पेयरिंग पूरी कंप्लीट होती, बट आयोटा की पावर जो 40 वाली टर्म होती है उसको पेयर बनाने के लिए कुछ नहीं मिलता आगे, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये 1 - 1 1 - 1 1 - 1 ऐसे चलता रहेगा, 1 - 1 लास्ट पेयर, और लास्ट में एक 1 और आ जाएगा इफ n इज इवन। तो इसमें एक्चुअल में 2 केसेस में हमें इसको करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले वाले केस में आप देखोगे कि यार ये तो कंप्लीट पेयर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस वाले केस में ये तो खत्म हो जाएंगे, लास्ट में ये 1 रह जाएगा। तो इसका मतलब इस टर्म की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, दिस विल बी 0 and 1 if n is odd and second is if n is even। पहला पार्ट होगा कि this total term will be equals to 0 if n is odd, 1 if n is even। तो डन, ओके। सेकेंड वाला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, तो आई थिंक सो कि मुझे यहीं पे सॉल्व कर देना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, रूट के अंदर -4 क्या बन जाएगा 2 आयोटा, ओके, और ये बन जाएगा माइनस इज आयोटा में कन्वर्ट, और ये बनेगा 3/2 आयोटा, 2 से 2 गया 3 आयोटा स्क्वायर इज -1 तो -3। तो -3 विल बी द आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। और काफ़ी बच्चों ने सेकेंड क्वेश्चन का आंसर सही दिया था, बट फर्स्ट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बच्चे मुझे उलझते हुए नज़र आए। तो अभी समझ में आ गया बच्चों, आपको आयोटा की पावर जो 2n है उसको आपने कंसीडर करना होगा कि वो उसमें जो n है वो ऑड है या इवन है, ठीक है। तो उसके लिए 2 पार्ट्स आपको बनाने होंगे। चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर हमने तो दोनों क्वेश्चन सही कर लिए थे, और हमारे आई थिंक 6-7 मिनट्स की ये जो अभी तक हमने वीडियो देखी है उससे हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है। तो बच्चों, एक पेशेंस नाम की एक चीज़ होती है जो कि हमें रखना चाहिए, क्योंकि पेशेंस जो रखते हैं लोग वो लाइफ में बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं यार। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें एंड यू विल हैव अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स नाउ, ओके। तो क्या होते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। डेफिनेशन कहती है numbers of the form, say numbers of the form, a complex number is of a form, a number of the form, ऐसे लिख लो, a number of form a plus iota b where a and b both are real numbers। a number of form a plus iota b is called a real number, sorry, is called a complex number। रियल नंबर मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा था, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस डेफिनेशन का, जिसको बच्चे जनरली इग्नोर करते हैं। बच्चे जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इनको इग्नोर करते हैं, और इन छोटी छोटी चीज़ों में कॉन्सेप्ट छुपे हुए होते हैं। तो इस बात को समझे बेटा कि कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में दिखेगा, फॉर्मेट ये होगा, ये फॉर्मेट हो गया जिसमें a और b कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। तो आपका ये कंप्लीट नंबर क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम डिनोट करते हैं, नोटेशन क्या देते हैं, z। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम, z से। मतलब 2 या 4 जो भी नंबर्स हैं आपके पास अलग अलग, तो z1 z2 z3 इस तरह से आप नाम देते चले जाओगे, ठीक है। तो लेट्स हैव z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b। बार बार बोलोगे इस बात को, बार बार लिखोगे तो अपने आप ही याद रहेगा कि यार ये होता है। और इस बात को सर ने बताया था कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन कि a और b रियल नंबर्स होते हैं, ठीक ना। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, और कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आप लोगों को कि अ नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा नंबर है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी। लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 2 हमारा जो ख़त्म हुआ था, मैंने आपको बताया था उस समय
कि बी आयोटा, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में, बी इंटू आयोटा, बी एक रियल नंबर है बताया था। तो ये पूरा नंबर कैसा कहलाएगा आपका, एक इमेजिनरी नंबर। तो दिस इज इमेजिनरी नंबर एंड दिस इज रियल नंबर। तो और बीच में आ गया प्लस, तो क्या बन गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो डिफाइंड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई है। ओके, अब हम कुछ समथिंग इसमें स्पेशल रिमार्क्स देखेंगे इस डेफिनेशन के अंदर क्या क्या बातें हैं। पहली बात, ये जो a है 4z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b में मैं बात करूँगा, ठीक है। ये जो a है, a कहलाता है रियल पार्ट ऑफ z। क्या कहलाता है बेटा, ये रियल पार्ट ऑफ z, इस z का रियल पार्ट है। एंड सिर्फ b, यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैं सिर्फ b को लिख रहा हूँ, b अपने आप में एक रियल नंबर है, 2, 3, 5, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। b जो है वो एक रियल नंबर है, बट इस z का एक इमेजिनरी पार्ट है। कैसा पार्ट है ये, एक इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। a रियल पार्ट है, b इमेजिनरी पार्ट, b सिर्फ b आयोटा नहीं बोल रहा हूँ बेटा, यदि मैं b आयोटा बोलूँगा तो वो इमेजिनरी नंबर है, इस कॉम्बिनेशन में एक इमेजिनरी नंबर है b आयोटा, बट सिर्फ b की बात करेंगे तो वो इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट के लिए एक नोटेशन बनाई है उन्होंने, शॉर्ट नोटेशन छोटी, रियल पार्ट ऑफ z, और इमेजिनरी के लिए आई एम यूज़ करोगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, नाउ सी सेकेंड थिंग, सेकेंड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ मैं इसका। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अपने पास एक नंबर है z 3 माइनस का 2 आयोटा। तो जल्दी से मुझे बताओ कि इसका रियल पार्ट कितना है, इसका रियल पार्ट कितना है बच्चों, जिसमें आयोटा नहीं है। देखो जिस वाले पार्ट में आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, यानी कि 3। और इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज -2। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये वाला नंबर इस फॉर्मेट में कैसे, यहाँ पे तो बीच में प्लस साइन है, यहाँ पे तो माइनस साइन है। अरे इस माइनस साइन का प्लस साइन की फॉर्म में ऐसे देखो ना, ये जो 2 है उसको -2 जो है -2 i लिख लो, तो b यहाँ पे -2 हो गया ना। इस फॉर्मेट के साथ ही मैंने कंपेयर किया, तभी तो प्लस साइन के साथ जब मैं कंपेयर करूँगा तो बीच में माइनस है, तो इसका मतलब b को मैं नेगेटिव वैल्यू बोलूँगा, क्योंकि b तो नेगेटिव हो सकता है ना, b तो नेगेटिव हो सकता है। क्यों, क्योंकि b तो रियल नंबर है, रियल नंबर से नेगेटिव पॉजिटिव सब आते हैं। ओके, तो अपने पास इमेजिनरी पार्ट -2। एक और एग्जांपल देखते हैं जहां बच्चे कंफ्यूज करते हैं अपने आप को। मान लो 4 आयोटा माइनस का 1, ये हमें एक नंबर दे दिया। अब इसका मुझे रियल पार्ट पूछ रहे हैं, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा जल्दी से मुझे बताओ, रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट में यहाँ पे -1 है, आयोटा के बिना वाला मतलब जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल है रियल नंबर। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो आयोटा के साथ है, तो आयोटा के साथ कौन है, आयोटा का जो कॉफिशिएंट है ना, ऐसे बोल लो, आयोटा का जो कॉफिशिएंट है वही इमेजिनरी पार्ट है, तो वो क्या है, 4 है। ठीक है, इसको आप ऐसे चाहो किस फॉर्म में, इस फॉर्म में जाओ तो ऐसे लिखोगे, -1 पहले लिखोगे, प्लस में 4 आयोटा, ये a हो गया और ये b हो गया आपका। ठीक है, अच्छा एक और बात, सेकेंड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट या फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज a प्लस आयोटा b, where a and b obviously रियल नंबर्स। ये जो a प्लस आयोटा b है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो हमें दिया हुआ है वो है a प्लस आयोटा b। ऐसे सोचो कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं तो उनके लिए भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। उसमें a b c कोई भी नंबर हो सकते हैं, बट समटाइम्स आपने देखा होगा कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है वो किस टाइप की मिलती है, ऐसे कुछ दे देते हैं कि 2x माइनस का 1 इंटू में x प्लस का ये 5 इज इक्वल्स टू 3x² प्लस का ये 4, सॉल्व दिस।
तो आप क्या करते हो यार, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हो, सारी टर्म्स को एक साइड करते हो, इक्वल्स टू 0 करते हो, और फिर आप कंपेयर करना शुरू कर देते हो किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c के साथ, कि a की वैल्यू इतनी है, b की वैल्यू इतनी है, c की वैल्यू इतनी है। तो क्या कर क्या रहे हो उसमें, आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ कंपेरिजन कर रहे हो ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 2 + 3 आयोटा, 4 आयोटा -1, 3 - 2 आयोटा, तो इसके साथ जब आप कंपेयर करोगे तो ए और बी आप निकाल सकते हो। ए आपका रियल पार्ट ऑफ जेड है और बी आपका इमेजिनरी पार्ट। डोंट से इमेजिनरी नंबर, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ओके। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बच्चे थोड़ा सा दिक्कत कर जाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उनके माइंड में कि एवरी रियल नंबर, क्या एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। माई क्वेश्चन इज एवरी रियल नंबर अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मैं रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकता हूँ क्या? थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्या? जितने हमने रियल नंबर्स पढ़े थे बचपन से, तो अब वो बोल रहा है कि क्या वो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे? क्या कह सकते हैं हम? देखो सिंपल, फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो, पहले एग्जाम्पल लेके चलता हूँ पहले मैं, कि मेरे पास एक नंबर है से 5, रियल नंबर है, पढ़ते आ रहे हैं, -5, 2, 3, 5/3, ऐसा कुछ भी सोचो। एक और सोच लेता हूँ 2/3। रियल नंबर्स दो एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ साथ में। एक हमारे पास 5 है रियल नंबर, तो क्या मैं 5 को लिख सकता हूँ 5 + 0 आयोटा? 5 में यदि मैंने 0 आयोटा इज 0, 5 में 0 ऐड कर दिया तो भी तो 5 ही है। बट 0 आयोटा ऐड करने से मुझे एक अच्छी सी फीलिंग क्या आ रही है कि दिस इज लाइक a + b आयोटा, या आयोटा b, a + आयोटा b। b यहाँ पे 0 है और b 0 हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में b रियल नंबर है, तो b कैन बी 0। तो इसका मतलब इस रियल नंबर को मैंने किस फॉर्मेट में लिख दिया? a + आयोटा b के फॉर्मेट में लिख दिया, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। सिमिलरली यदि मेरे पास 2/3 है या -2/3 है, ऐसा कुछ भी है, तो उसके साथ भी मैं 0 आयोटा ऐड कर दूंगा। माइनस होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। मतलब ये कि कोई भी आपके पास रियल नंबर आता है, रूट में आ जाता है। कोई बच्चा बोलता है कि सर √3 के साथ करके दिखाओ, कर लो ना, √3 में क्या दिक्कत है, √3 + 0 आयोटा। तो ये सारे के सारे रियल नंबर्स, यानी कि यदि मेरे पास कोई रियल नंबर है a, फॉर रियल नंबर a, आई कैन राइट a इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं a को हम, a + 0 आयोटा, दैट इज b इक्वल्स टू 0 ईयर। सही है ना? सो आई कैन से नाउ कि a तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, विच इम्प्लाइज, क्या मैं कह सकता हूं कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब रियल नंबर की जो दुनिया थी ना अभी तक, जो सबसे बड़ी दुनिया थी क्लास 10 तक, वो दुनिया भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया का ही एक पार्ट है। वो दुनिया, रियल नंबर्स की जो दुनिया है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो दुनिया है वो ज़्यादा बड़ी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया, तो उसका एक पार्ट है रियल नंबर्स वाली दुनिया। ठीक है, मतलब रियल नंबर्स का जो सेट है वो सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट का। एंड बट क्या मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर कह सकता हूँ? जैसे 3 आयोटा है ना, 2 + 3 आयोटा है, 5 + 7 आयोटा है, तो मैं नहीं कह सकता, है ना। बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर से need not be a real number. For example, 2 + 3 iota is a complex number but not a real number. ठीक, ना फोर्थ पॉइंट पे आएंगे हम। फोर्थ पॉइंट, कुछ चीज़ें मज़ेदार होती जा रही हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? ओके, यदि a + आयोटा b में, ठीक है, a + आयोटा b जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इफ़ b इज 0, जैसा कि अभी मैंने देखा यहाँ पे, इफ़ b इज 0 देन z बिकम्स a,
देन z बिकम्स a, यानी कि रियल नंबर बन गया इनफैक्ट वो। इज कॉल्ड प्योरली रियल। एक्चुअल में इसको थोड़ा सा चेंज करके क्या नाम देते हैं, वो प्योरली रियल, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर तो है बट वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल नंबर है, ठीक। इफ a इज इक्वल्स टू 0, यदि हमारा a 0 हो जाए, a यदि 0 होगा तो z क्या हो जाएगा, आयोटा b, z बिकम्स आयोटा b। और जो आयोटा b रियल नंबर है, ध्यान देना बेटा, मैं बार बार बोलता रहूँगा पूरे चैप्टर में कि a और b रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो z इक्वल्स टू जो आयोटा b है जिसमें b रियल नंबर है, इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, प्योरली इमेजिनरी। क्या बोलेंगे इसको हम, प्योरली। जैसे 2 आयोटा, फॉर एग्जांपल 3 आयोटा, जो हम शुरुआत में इमेजिनरी नंबर पढ़ रहे थे, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 5 आयोटा, तो वो सब क्या कहलाएंगे, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टर्म्स में वो कहलाएंगे प्योरली इमेजिनरी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जब क्वेश्चन में लिखा आएगा प्योरली इमेजिनरी, इट मीन्स उसका रियल पार्ट 0 है, मतलब वो 2 आयोटा, 5 आयोटा, मतलब फॉर्मेट b आयोटा होगा फॉर्मेट। और प्योरली रियल में इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, तो दैट मीन्स फॉर्मेट विल बी z इक्वल्स टू सम नंबर a, ठीक है, a रियल नंबर। ओके बच्चों, तो ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को, आई होप सो कि ये क्लियर हो गए हैं ना। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने सॉल्व करी थी सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके जो रूट्स हैं, से जब d लेस देन 0 होगा, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब d लेस देन 0 होगा तो उसके रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, क्योंकि जो अंडर रूट डी वाला पार्ट है ना, अंडर रूट डी, वो तो हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, साथ में रियल नंबर भी तो है ना, जो बाहर था -b और नीचे 2a, तो इसलिए वो पूरा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम बात करेंगे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस स्पेशली जब d लेस देन 0 है, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 तो हमने 10th में ही पढ़ लिया था, d इक्वल्स टू 0 भी हमने 10th में पढ़ लिया। तो जब हम d लेस देन 0 के लिए बात करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये है, और इस इक्वेशन में जो a होता है वो 0 नहीं होता, एंड इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स वो होते हैं हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन में 2a, और d की वैल्यू होती है b² माइनस का 4ac। d जब लेस देन 0 होगा तो रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स। d लेस देन 0 तो रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस बात को। मान लो मेरे पास इक्वेशन दी हुई है, x² प्लस में ये 2x प्लस का ये 7 इक्वल्स टू 0। सॉल्व इट। सॉल्व मतलब वी हैव टू फाइंड इट्स रूट्स। तो हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a, विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस में 4 - 28 -24, तो दैट विल बी 2√6 आयोटा। 24 है ना, तो 24 का रूट होता है आपका 2√6 और साथ में आयोटा क्योंकि नेगेटिव है, अपॉन में ये 2 से 2 कैंसिल कर लो ऊपर नीचे, तो अपने पास क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस √6 आयोटा। तो एक रूट तो हो गया हमारे पास -1 प्लस में √6 आयोटा, और दूसरा रूट हो गया -1 माइनस में √6 आयोटा। ओके बच्चों, ओके है ना। तो इसका मतलब ये रूट्स कुछ इस तरह के दिख रहे हैं कि यदि एक इक्वेशन का मतलब एक रूट यदि a प्लस आयोटा b है तो दूसरा रूट किस फॉर्म में है, a माइनस आयोटा b फॉर्म में है। ध्यान से देखो, यदि ये a -1 b √6, तो a प्लस आयोटा b बोल रहा हूँ मैं इसको देखो, a हमारा एज इट इज है और जो b वाला पार्ट है वो नेगेटिव में हो गया, मतलब माइनस आयोटा b। तो ऐसे ये पेयर्स बनते हैं। एक रूट यदि a प्लस आयोटा b होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस आयोटा b टाइप का होगा। कौन सी वाली इक्वेशंस में, जब d लेस देन 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि d लेस देन 0 आ जाता है तो जो आपके रूट्स होंगे वो एक पेयर बनाएंगे,
कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जिसमें पहला पेयर का वो होगा रूट, वो होगा a प्लस आयोटा बी, तो दूसरा जरूर पक्का क्या होगा a माइनस आयोटा बी। तो इस तरह की कुछ इक्वेशंस आपको 5.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में दी हुई हैं, तो उन इक्वेशंस को आप बिल्कुल सिंपल से तरीके से सॉल्व करके अपने आंसर्स कर सकते हो। तो इट विल कंप्लीट योर 5.3 एज वेल एज द बेसिक नॉलेज, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ अब हम आते हैं कि एक नंबर की तो बात कर ली हमने कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं तो उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस कंडीशन में इक्वल कहेंगे। क्या होगा कि यदि दो नंबर्स इक्वल हो जाएं या इक्वल करने हों, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और यदि वो इक्वल नहीं है तो कौन उसमें से बड़ा है और कौन उसमें से छोटा है, वो भी हम बात कर लेते हैं। ठीक, तो सिंपल सा है, देखते हैं। सिंपल सा क्या है आपके पास, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एक नंबर ले लिया मैंने Z1 और एक नंबर ले लिया मैंने Z2। दिस इज A प्लस में आयोटा B और दिस इज C प्लस में आयोटा D। Z1 इक्वल्स टू Z2 इफ एंड ओनली इफ। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब उनका रियल पार्ट आपस में इक्वल हो एंड इमेजिनरी पार्ट भी आपस में इक्वल हो। दैट इज, यदि मेरे पास एक नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा और एक नंबर है 3 प्लस 2 आयोटा, नंबर्स देख रहे हो 2 3 इसमें आ रहा है, इसमें भी 2 3 आ रहा है, दे आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल बिकॉज ऑफ इसका जो रियल पार्ट है, इसका जो रियल पार्ट है इसके रियल पार्ट के इक्वल नहीं है। मतलब यदि मैं इसको Z1 और इसको मैं Z2 नाम दे देता हूँ तो मैं कहूँगा कि रियल ऑफ Z1 इज नॉट इक्वल्स टू रियल ऑफ Z2। सो दैट्स वाई ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। अब हम मुझे इमेजिनरी पार्ट की बात करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी सिर्फ तभी होल्ड करेगी ना कि जब हमारे रियल भी इक्वल हो और साथ में इमेजिनरी भी इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो जब रियली इक्वल नहीं है तो व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द बेनिफिट टू से कि भाई इमेजिनरी इक्वल है या नहीं है। उसका बेनिफिट ही नहीं है ना मुझे। तो इक्वल होते तो भी वो नंबर्स तो अनइक्वल ही रह जाते ना, क्योंकि रियल ही अनइक्वल है, रियल पार्ट ही अनइक्वल है। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकते हैं जब उनके दोनों रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो। अब दूसरी बात ये आती है कि फिर कौन सा नंबर बड़ा है इन दोनों में से, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो जो ये ऑर्डर वाली बात आती है ना कि ये बड़ा है या छोटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो बड़े छोटे का जो रिलेशन होता है ना रियल नंबर्स के अंदर, वैसा रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, दिस इज इम्पोर्टेंट नोट। और ये जो बात है ना इम्पोर्टेंट नोट, वो आपको तब क्लियर होगी अच्छे से जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन यू कैन से, तब ज़्यादा क्लियर होगी ये बात। तो अभी फिलहाल ये याद रख लो कि Z1 ग्रेटर देन Z2 या Z1 लेस देन Z2 जैसी कोई बात नहीं होती, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसी के साथ बस आज की कहानी हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप छोटा बड़ा नंबर नहीं कह सकते, इक्वलिटी की बात कर सकते हो और नॉट इक्वल की बात कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर नॉन्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।